बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे पार्ट 3 एंड जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हमने कंप्लीट करा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर तक। ओके, उसके आगे क्या जो टॉपिक्स है वो हम इस पार्ट में करेंगे एंड इस चैप्टर को फिनिश भी कर देंगे। वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहना। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है ऑफ बो प्रिंसिपल। तो ऑफ बो प्रिंसिपल कहता क्या है, पहले ये देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन सबसेल इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। मतलब जो हम सबसेल के अंदर, ये जैसे एस सबसेल है, ओके, एंड फिर ये पी सबसेल हो गई, उसमें 3 ऑर्बिटल्स हो गए, एंड देन डी। इस तरीके से सबसेल होती है हमारी। अब इनमें जो हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। कैसे? इसमें मान लो इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल करे, अब एस सबसेल में, पी सबसेल में। एस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? 2। पी में कितने आए? 6। एंड देन डी सबसेल, इसमें कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है? 5। तो कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं इसमें? 10। तो ये हो गई हमारी एस, ये है पी एंड ये है डी। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है मैक्सिमम? 2। एंड पी सबसेल इसके अंदर 6 एंड डी सबसेल इसी तरीके से इसमें कितने हैं? 10। तो इसमें हम एनर्जी देख सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। पहले एस सबसेल है, देन पी सबसेल एंड देन डी सबसेल। तो एनर्जी जो है इनकी इंक्रीजिंग में है। तो यही कहता है ऑफ बो प्रिंसिपल, सिंपल। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है ये, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट, इफ 2 सबसेल्स हैव सेम एनर्जी देन द इलेक्ट्रॉन गो टू द सबसेल विद स्मॉल एन। मतलब क्या है इसका, ये देखो, जैसे हमारे पास एक ये है सबसेल 1s, ओके, एंड इसके बाद ये हमारे पास एक और सबसेल है 2s, ओके। ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, एंड सबसेल क्या है इसमें? s, इसमें भी s। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम इसमें फिल करेंगे तो इस तरीके से आएगी। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फिल कर दिए हमने, एक एक इलेक्ट्रॉन्स, ओके। अब इसकी जो n की वैल्यू है वो क्या है? n वो 1 है, एंड इसके लिए n की वैल्यू क्या है? n इज इक्वल्स टू 2, ओके। एंड ये पॉइंट क्या कह रहा है, जिसके पास एनर्जी सेम है, अगर 2 सबसेल्स के पास एनर्जी सेम है तो इलेक्ट्रॉन जो है जिसकी n की वैल्यू स्मॉल होगी, यानी कि ये जो n है, इन दोनों की वैल्यू अगर हम कंपेयर करें तो जो 1 है ये 2 से छोटा है। तो जो इलेक्ट्रॉन है, अब जैसे एक और इलेक्ट्रॉन है जो हमें फिल करना है, तो कौन से सबसेल में फिल होगी पहले, इसमें या इसमें? तो वो डिसाइड करता है n की वैल्यू। तो n की वैल्यू क्या है? 1 एंड ये है 2। तो इसकी वैल्यू जो है स्मॉल है, तो इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन को इसमें फिल कर देंगे। इस तरीके से पेयरिंग कर दी। तो इसी को बोलते हैं इफ़ 2 सबसेल्स हैव सेम एनर्जीज देन द इलेक्ट्रॉन गो टू सबसेल विद स्मॉल n। ये पॉइंट यही कहता है, ठीक है। अगर इस सबसेल की अगर हमें एनर्जी निकालनी है तो सबसेल की एनर्जी किस तरीके से निकलेगी? उसके लिए फॉर्मूला है n प्लस l, ओके। n क्या है इसमें? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड l क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर होगा ये। एग्जांपल देखो, जैसे हमें कन्फिगरेशन गिवन है 1s2 2s2 2p6 एंड देन 3s2 3p6 3d10, फिर 4s2 4p6 4d10 एंड 4f14, ओके। अब इसके आगे अगर होगा तो वो 5
एस से शुरू होगा, 5s2 से। ओके, सो अब इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, 1s2। इसके लिए n की वैल्यू क्या है, 1 है। ये 2s2 2p6, इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, 2। इसी तरीके से इसके लिए 3 एंड इसके लिए 4 एंड आगे वाले के लिए क्या, 5। ऐसी ही आगे चलती रहती है नंबर, ठीक है, नंबर सीरीज, ठीक है। अब इनमें सब सेल देखते हैं। 1, n की वैल्यू जब 1 है तो उसके अंदर कितनी सब सेल है, 1 है, तो 1s। 1 क्या डिनोट कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड s क्या डिनोट कर रहा है कि इसकी सब सेल कौन सी है इसमें, तो 1s है, ठीक है। एंड इस वाले में अगर देखें तो n की वैल्यू क्या है, 2 है, n की वैल्यू 2 है। एंड सबसेल हमारे पास कौन कौन सी है, s है एंड p है। 2 सबसेल्स है इसके अंदर हमारे पास, तो 2s एंड 2p, ये 2 सबसेल्स आ गई। ऐसे ही 3 वाले के लिए s है, p है एंड d है, सो 3s 3p एंड 3d। इस तरीके से आ गई सबसेल्स। एंड 4 वाले के लिए क्या होगी, 4s 4p एंड 4d, और एक 4f। ओके, अब आगे वालों के लिए क्या होगी, 5s 5p 5d 5f, ठीक है। अब देखते हैं एनर्जी। अब ये तो हमने सबसेल्स निकाल ली, ये तो आ गई सबसेल। अब इनकी एनर्जी किस तरीके से निकालें, तो एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या है, n+l, ये फॉर्मूला n+l। जस्ट इसमें वही पुट करनी है वैल्यूज। n की वैल्यू इसके लिए क्या है, इस वाले सबसेल के लिए n की वैल्यू क्या है, 1 है, तो जस्ट वही हमने वहाँ पर 1 पुट करा, प्लस 0 कैसे आया, ये जो s है, s इसकी वैल्यू क्या होती है, l = 0। जब l मेरा 0 के इक्वल होगा तभी तो ये s सबसेल होगी, तो s सबसेल के लिए वैल्यू क्या आई, 0, तो 1 + 0, ये हो गया इसके लिए 1s के लिए। इसी तरीके से आगे वाले सबसेल्स के लिए भी करेंगे। अब 2s के लिए करेंगे तो क्या होगा, 2 + 0 एंड 2 + 1, इस तरीके से हुआ। p के लिए 1 होता है एंड d के लिए 2 एंड f के लिए 3। ये वैल्यू होती है l की, एजीमुथल क्वांटम नंबर। सो अब 3 के लिए 3s यानी कि 3 + 0, 3p इसके लिए क्या होगा, 3 + 1 एंड 3d इसके लिए क्या होगा, 3 + 2। ऐसे ही 4 के लिए 4 + 0 4s, 4p इसके लिए 4 + 1, 4d उसके लिए 4 + 2 एंड 4f उसके लिए 4 + 3। ऐसे ही आगे है 5s के लिए क्या होगा, 5 + 0। ओके, अब इनको कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा, 1, 2 एंड 3, 3 4 5, 4 5 6 7, 5। इस तरीके से आया। ये तो एनर्जीज निकल गई। अब देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक कन्फिगरेशन। जब हम कन्फिगरेशन लिखते हैं तो उसकी अरेंजमेंट किस तरीके से होती है वो देखते हैं। अब देखो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक कन्फिगरेशन कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए अरेंजमेंट है पहले 1s देन 2s फिर 2p फिर 3s 3p 4s 3d 4b एंड 5s। ये है इसकी इलेक्ट्रिक कन्फिगरेशन। अब ये आई कैसे है, तो ये देखो जब हमने यहाँ पर एनर्जी निकाली थी n+l करके, तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 प्लस l की वैल्यू क्या है 0, तो 1 + 0 करेंगे तो क्या आएगा 1, एनर्जी क्या आई 1, तो उसके लिए आया पहले 1s, ठीक है। 1 ये क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड 0s ये क्या हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके, फिर अब अगली एनर्जी पे देखते हैं। अगली क्या है 2 + 0, 2 + 0 करेंगे क्या आएगा 2। अगला क्या है 2 + 1 क्या आएगा 3। सो एनर्जी किसकी कम है, पहले 2 की, सो 2 के लिए लिखेंगे पहले यहाँ पर क्या आएगा 2s, तो 2 + 0 इसके लिए क्या आया 2s, 2 हो गया क्या प्रिंसिपल नंबर
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड 0 क्या है एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि s। तो पहले क्या आया 2s, उसके बाद 2 + 1 करा, 1 किसके लिए है p के लिए होता है, तो 2 + 1 करेंगे 3, तो 3 आया, तो इसके लिए क्या यहाँ पर आया क्या 2p। ओके, अब नेक्स्ट है 3 + 0। सो जब हमने 3 + 0 करा तो क्या आएगा 3s, इसका मतलब ये 3s एंड देन 3 + 1, 3 + 1 करके क्या आया 4, 3 + 1 करके हमारे पास क्या आया 4। ओके, एंड देन अगला क्या है 3 + 2, इसे करेंगे तो क्या आएगा 5। ओके, फिर इससे नेक्स्ट क्या है 4 + 0, तो 4 + 0 हमने करा तो क्या आएगा 4, ये किसके लिए है 4s के लिए हो गया। ओके, ये किसके लिए है 3 + 2 हमने करा तो ये किसके लिए होगा 3d के लिए, 3d। अब इसकी एनर्जी कितनी आ रही है 5, इसकी एनर्जी 5 है एंड इससे नेक्स्ट जो है ये क्या है 4p, इसके लिए भी एनर्जी क्या है 5। सो अब इसके लिए देखते हैं 3 + 1, इसके करने के बाद क्या आया 4 एंड यहाँ पर 4 + 0 करके क्या आया ये भी 4 है, तो एनर्जी दोनों की सेम है। तो एनर्जी जब सेम हो गई तो हम क्या देखते हैं उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो एन की वैल्यू देखते हैं किसकी छोटी है, तो इसकी अगर हम एन की वैल्यू देखिए तो क्या है 3 एंड इसके लिए एन की वैल्यू क्या है 4। सो 3 जो है छोटी वैल्यू है तो पहले जो है 3 की आएगी कन्फिगरेशन, तो यहाँ पर 3s के बाद क्या आया 3p। ओके, एंड देन उससे नेक्स्ट में कौन सी है 3 + 2, 3 + 2 इसलिए क्या आया 5, इसकी एनर्जी कितनी है 5 एंड इस वाले की एनर्जी जो है वो कितनी आई थी 4 + 0 करके 4, तो ये 4s के लिए है। तो एनर्जी जो है इसकी कम आई, तो पहले जो है इसकी यहाँ पर लिखेंगे 4s, इसलिए पहले ये 4s आया। ओके, उसके बाद अब इसकी एनर्जी कितनी आई 3d के लिए 5 एंड इसमें 4 + 1 करके ये 4p है, इसके लिए एनर्जी कितनी है 5, तो एनर्जी जो है वो तो दोनों की सेम है। अब इसमें कंपैरिजन करें तो 3 और 4, तो 3 जो है वो स्मॉल है देन 4, तो 3 के लिए पहले आएगा तो इसलिए 3d लिखा, उसके बाद 4p, फिर उसके बाद क्या आया 5s। इसी तरीके से आगे की कन्फिगरेशन भी करते हैं। ठीक है, तो अरेंजमेंट किस तरीके से हुई, सबसे पहले 1s देन 2s फिर 2p देन 3s फिर 3p फिर 4s एंड देन 3d एंड 4p एंड 5s। ओके, इस तरीके से अरेंजमेंट हो गई। सो सिंपली अरेंजमेंट हमने कर ली। इसी अब इसके ऊपर बेस्ड करते हैं क्वेश्चंस को। अब देखो, जैसे एग्जांपल है कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। ओके, सो इसके लिए अगर हम इलेक्ट्रिक कन्फिगरेशन लिखें तो कैसे लिख सकते हैं 6 है यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स को हमें फिल करने हैं इसके ऑर्बिटल्स में यानी कि सबसेल्स में। तो किस तरीके से कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6 है, तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एस सबसेल के अंदर जाएंगे। ओके, एंड ऑर्डर के हिसाब से पहले 1 एंड देन 2s, उसके बाद 2p, फिर क्या आता है 3s, ये आता है। सो अब 6 इलेक्ट्रॉन्स को हमें फिल करना है, तो सबसे पहले 1s, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे, 1s2 हो गया। देन नेक्स्ट वाली सबसेल 2s, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स हमारे हो गए ख़त्म, बचे कितने 2। सो बाकी के 2 जो है वो इसमें आ गए 2p2। इस तरीके से इसकी कन्फिगरेशन लिख गई। कैसे आई 1s2 2s2 2p2। ओके, अब देखो जैसे ये है a, इसके इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर है 20। ओके, सो अब हमें 20 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने हैं ऑर्बिट्स में सबसेल्स के अंदर यानी कि।
तो किस तरीके से फिल करेंगे, अब देखो सबसे पहले 1s2, सबसे पहले 1s ये ऑर्बिटल ये सबसेल आती है 1s, देन 2s, फिर 2p, उसके बाद 3s 3p, देन 4s, इसके आगे 3d, इस तरीके से सबसेल आती है। सो अरेंजमेंट के हिसाब से इसमें अब फिल करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट इस वाले के अंदर 1s में, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2, फिर 2s वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 2p 6, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10, बचे कितने 10। अब 3s इस s सबसेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, फिर p सबसेल में 6, कितने हो गए 18, बचे कितने 2, अब वो 4s2 के अंदर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से इसकी कन्फिगरेशन भी आ गई। अब मान लो हमारे पास ये है F, ओके, फ्लोरीन, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे आएगी, एटॉमिक नंबर है 9, तो 1s2 2s2 देन 2p5, इस तरीके से आएगी। सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स गए फर्स्ट सबसेल में, फिर सेकंड सबसेल के अंदर 2 गए, एंड देन p सबसेल में 5 गए, इस तरीके से हो गए पूरे 9, 2 और 2 कितने हो गए 4, 4 + 5 9। ओके, अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लिए कितना होता है 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो 1s2, फिर 2s2 एंड देन 2p3। ओके, इसी तरीके से ये ऑक्सीजन के लिए और बोरोन के लिए खुद से ट्राई करके देखना। ठीक है, सो अब करते हैं हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो हुंस रूल क्या कहता है, हुंस रूल सिंपली ये कहता है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, ओके, जैसे ये हमारे पास हो गई s सबसेल, इसके बाद p सबसेल, ठीक है, ये हो गई p सबसेल, फिर d सबसेल आती है इसके बाद 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गया 5। ठीक है, सो s सबसेल, p सबसेल एंड d सबसेल। तो हुंस रूल सिंपल ये कहता है कि जितने भी हमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दो, हर एक सबसेल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल कर दो। ओके, पहले हमने सब एक एक इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर लिया, उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं तब स्टार्ट कर दो इनकी पेयरिंग। तो इस तरीके से पेयरिंग कर दो इनकी। ओके, ऐसे हम पेयरिंग करते गए, लास्ट में इस तरीके से हमने कर दी पेयरिंग। ओके, बस यही कहता है हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। अकॉर्डिंग टू दिस रूल इन एनी सबसेल फर्स्ट द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ईच ऑर्बिटल सिंगुलरली, देन आफ्टर दैट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स। ओके, सो मतलब इसमें ये कह रहा है कि इस रूल के अकॉर्डिंग किसी भी सबसेल के अंदर सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं हर एक ऑर्बिटल के अंदर सिंगुलरली, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन्स को पहले फिल करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करते हैं पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तब हम स्टार्ट करते हैं जब एक एक इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए हर एक ऑर्बिटल में, उसके बाद स्टार्ट करेंगे पेयरिंग को। ओके, अब एग्जाम्पल जैसे कि कार्बन के लिए देखते हैं। कार्बन 6 एटॉमिक नंबर है कितना 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को हमें फिल करना है। तो इसकी कन्फिगरेशन क्या आई थी 1s2 2s2 एंड 2p2, ये थी इसकी कन्फिगरेशन। अब इसके ऑर्बिटल्स बनाते हैं सबसेल्स। ये हो गई 1s2, ये हो गई सबसेल पहले 1s, फिर 2s एंड देन 2p, ये सबसेल्स बना ली पहले हमने। ये हो गई s सबसेल 1s, ये 2s एंड देन 2p6, एक ये 2, ये कौन सा है 1s, ये है 2s एंड ये है 2p। ओके, अब
सबसे पहले हुन्स रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को सिंगुलरली फिल करो। ओके, 6 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, तो हर एक ऑर्बिट में हर एक सबसेल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल कर दो पहले। तो S में हो गया 1, 2S में भी हो गया 1 एंड 2P में भी 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, सबसे पहले हमने ये करा। उसके बाद ये 3 इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए। ओके, अब क्या करो, पेयरिंग। पेयरिंग इस तरीके से, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर एक इसमें एंड देन एक इसमें। ठीक है, अब इसमें हमने पेयरिंग क्यों नहीं करी, क्योंकि इसमें अभी बाकी के जो बॉक्सेस है वो बचे हुए हैं, मतलब जो बाकी के ऑर्बिटल्स है वो भी रिमेनिंग है, उसमें जगह है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इसीलिए इसके अंदर हमने पेयरिंग नहीं करी। अगर इसमें जगह नहीं होती तब हम इसमें कर देते हैं पेयरिंग इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें जगह थी तो इसलिए इसमें पेयरिंग हमने कर दी। तो इस तरीके से इसके इलेक्ट्रॉन्स को हमने फिल करा। अब एक और देखते हैं एग्जांपल, जैसे कि फ्लोरीन के लिए F9। सो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आई थी, 1s2 2s2 2p5। ओके, तो इसमें कैसे फिल करेंगे, पहले 1s का ऑर्बिट सबसेल, फिर 2s सबसेल एंड देन 2p। अब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, पहले 1 1 1, तीनों में 1 1 हो गए। उसके बाद पेयरिंग, इसमें पेयरिंग हो गई, इसमें भी पेयरिंग हो गई, फिर एक इसमें भी पेयरिंग हो गई एंड देन कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बचे कितने 3, फिर 1 एंड देन 1। इस तरीके से फिल करा, फिर पेयरिंग कर दी। इस तरीके से इसकी भी कन्फिगरेशन हमने कर ली। ओके, अब एक एग्जांपल जैसे ये देख लो, 16 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अगर 16 इलेक्ट्रॉन्स है तब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले कन्फिगरेशन लिखनी है। कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ये आ गई इसकी कन्फिगरेशन। जो हमने अरेंजमेंट देखी थी पहले, उसी के अकॉर्डिंग बस इसमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। ठीक है, अब ऑर्बिट्स बनाए हमने इसके सबसेल्स, 1s 2s देन 2p फिर 3s एंड देन 3p। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। सबसे पहले 1 1 इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिट के अंदर, हर एक सबसेल में, फिर उसकी पेयरिंग करनी है। पहले इसमें 1, फिर इसमें भी 1, फिर इसमें 1 1 1 1 1 सब में हमने फिल करा, फिर उसकी लास्ट में पेयरिंग कर दी, सिंपल। ठीक है, इसी तरीके से 30 इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी ये खुद से ट्राई करके देखना। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, पहले इसको रिमूव कर ले एक बार जरा। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल नो 2 इलेक्ट्रॉन्स in an atom can have same set of all 4 quantum number। मतलब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम के अंदर कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन जो है उनके पास जो भी 4 क्वांटम नंबर्स हमने देखे थे पहले, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये चारों जो सेट है ये कभी भी सेम नहीं हो सकती 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, जैसे एग्जाम्पल ये कार्बन का लिया हमने, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करने हैं, कन्फिगरेशन लिखी एंड उसके सबसेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करा। ओके, सो अगर हम 1s2 ये वाला जो सबसेल है इसके लिए अगर देखें तो n की वैल्यू कितनी है, 1 है एंड s सबसेल है, मतलब कि l की वैल्यू क्या है, 0। अगर l की वैल्यू 0 आई है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी क्या होगा, वो भी 0 के इक्वल होगा। फॉर्मूला लगाएंगे -l से +l तक, l 0 है तो 0 ही होगा एंड s इसमें क्या है, -1/2। ओके, अब देखो स्पिन क्वांटम नंबर s, इसकी वैल्यू क्या है, -1/2।
ये माइनस और प्लस यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है ये, और इसमें +1/2 है, ये क्या है क्लॉकवाइज। तो ये डिसाइड कैसे होते हैं? तो एक सिंपल सी इसकी ट्रिक है, अगर इलेक्ट्रॉन हमारा ऊपर की साइड है तो इसका मतलब क्या है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, सो ये प्लस होगा, ठीक है। और अगर नीचे की साइड है इस तरीके से तो उसके लिए हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। तो स्पिन क्वांटम नंबर की सिर्फ वैल्यू इतनी हो सकती है -1/2 या फिर +1/2, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, बस ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो इस वाले ऑर्बिटल के लिए अगर हमने देखा तो क्या क्या है, n=1 है, l की वैल्यू क्या आई 0, m अगर m निकाले तो क्या आएगा -l से +l तक, तो 0, एंड स्पिन क्वांटम नंबर कितना आया -1/2। ओके, अब नेक्स्ट वाला ऑर्बिटल है, देखो इसके लिए अगर हम देखें तो क्या है 2s2, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई 2, l की वैल्यू 0 होगी, s ऑर्बिटल है, s सबसेल है तो 0, तो m भी 0 होगा, एंड s इसमें ये ले ली मतलब पॉजिटिव, तो स्पिन क्वांटम नंबर कितना आया +1/2। ओके, एंड इसी तरीके से 2p2 के लिए इसमें n की वैल्यू क्या हो गई 2, एंड p ऑर्बिटल है, l के लिए 1 वैल्यू आ गई, एंड m 0 कैसे आया? अब इसके लिए वैल्यू जो है -1 से +1 तक हो सकती है, यानी कि -1, 0 और 1। तो अगर हम इनमें से इनकी मिडल वैल्यू देखें तो मिडल वैल्यू क्या है 0, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या रखा 0, ठीक है। एंड स्पिन कौन सा है इसमें -1/2। ओके, अब देखो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कह रहा था कि टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ नो 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उनके जो 4 क्वांटम नंबर्स हैं उनके सेट जो है वो कभी भी सेम नहीं हो सकते। तो इसमें अगर हम कंपैरिजन करें अगर, तो n=2 इसमें क्या है 1 है, एंड इसमें n=2 है, तो यहीं पर ही फैक्टर जो है वो चेंज हो गया, तो इसलिए ये जो सेम नहीं हो सकता, l जो है वो सेम है, m भी सेम है, एंड एक बात और याद रखना कि स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो कभी भी सेम नहीं हो सकता, एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा। ओके, तो वो कभी सेम नहीं आ सकते ऐसे। अब आगे वाले में देखें p वाले के लिए, तो उसकी वैल्यू क्या है n=2, इसके लिए भी n=2, ये तो सेम हो गए। l की वैल्यू क्या है, इसमें 0 है, इसमें 1 है, m 0 है, इसमें भी 0 है, s +1/2, इसमें -1/2, इसमें ये फैक्टर्स चेंज हो गए। सो यही हमारा कहता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि 2 इलेक्ट्रॉन्स उनके पास कभी भी सेम सेट नहीं हो सकते 4 क्वांटम नंबर्स की। ओके, एक ना एक फैक्टर तो उसमें कोई ना कोई डिफरेंट होगा ही होगा, यही हमारा कहता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब एक और एग्जांपल देखो, जैसे कि मैग्नीज के लिए 25 होते हैं उसके पास इलेक्ट्रॉन्स, तो कन्फिगरेशन आई 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। ओके, तो अगर 3d5 का अगर हमने ऑर्बिटल जैसे 3d5, ओके, तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स है, n की वैल्यू क्या आएगी 3, एंड l 3 d के लिए l कितना होता है 2, एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना आएगा -l से +l तक, सो ये -2 से कितना आएगा +2 तक, -2 से +2 तक। ओके, सो इसमें अगर हम लगाए तो कितना आएगा, ये कौन सी वैल्यू हो गई -2, ये -1, ये 0, ये 1, एंड ये 2, सो इसके लिए कितना आया -2। ओके, एंड स्पिन क्वांटम नंबर -1/2, ये है एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब वो डायरेक्शन हम कैसे भी ले सकते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। अब n इसमें इस वाले के लिए देखिए तो इसके लिए n कितना है 3 है, l भी 2 है, दोनों वैल्यू सेम है, बट m जो है वो +1 है, ये देखो m जो है वो +1 है इसके लिए, सो ये चेंज हो गया। तो मैग्नेटिक
क्वांटम नंबर जो है वो डिफरेंट है दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ओके, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। अब क्वेश्चन देखो, नियॉन जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, नियॉन। ओके, अब फाइंड क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद -1 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सो बेसिकली क्वेश्चन ये कह रहा है कि नियॉन है हमारे पास एलिमेंट। ओके, अब इसके अंदर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करना है जिनकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो -1 हो। ओके, सो पहले कन्फिगरेशन लिखते हैं, किस तरीके से आएगी, 1s2 2s2 2p6, ये आ गई इसकी कन्फिगरेशन। अब इसके सबसेल्स बनाते हैं, तो ये हो गई एस सबसेल 1s, ये हो गई 2s एंड ये हो गई 2p। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स को हमने फिल करा, 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए एंड 2 इसमें भी आ गए। अब इसके लिए L की वैल्यू कितनी होगी, 0, N 1 के इक्वल है इसके लिए, तो N 1 है, L वो 0 है, देन M भी तो 0 आएगा इसके लिए फिर। अब इसी तरीके से इस वाले ऑर्बिटल के लिए M 0 आएगा, S सब सेल है उसके लिए L 0 है तो M भी 0 आएगा। अब इसमें ये P है, P के लिए L की वैल्यू क्या होती है, 1, सो -1 से +1 तक की वैल्यू आएगी, तो इसमें -1 0 एंड +1, तो ये 3 ऑर्बिटल्स आ गए। तो क्वेश्चन में क्या कहता है, -1 वाले इलेक्ट्रॉन्स का हमें कैलकुलेट करना है। तो टोटल नंबर ऑफ -1 वाले कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक ही तो है -1 के साथ, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद m इज टू -1 कितना है, 2। सो यही होगा हमारा आंसर। ओके, अब एक और क्वेश्चन देखो इस पर, A18। ओके, ये हमें एलिमेंट गिवन है, और फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद m इज टू 0 के साथ। वही सेम, सबसे पहले कन्फिगरेशन लिखनी है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ओके, अब इसके ऑर्बिटल्स हमने बना दिए, इलेक्ट्रॉन्स को उसमें फिल कर लिया, m की वैल्यू निकाली, इसके लिए s वाले ऑर्बिटल्स के लिए 0 हो गए, p के लिए -1 0 +1, s 0, p के लिए -1 0 +1। अब m इज टू 0 के लिए निकालना है, तो 0 ये है 0 एंड ये है और ये है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें है, 2 इसमें है एंड 2 इसमें, कितने हो गए 6 एंड 2 इसमें है 8 एंड 2 ये कितने हो गए 10, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है 10। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स क्रोमियम 36 जिसका एटॉमिक नंबर है हैज़ n इज इक्वल्स टू 3, L इज इक्वल्स टू 0, M इज इक्वल्स टू -1। तो इसमें पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसके अंदर, M इज इक्वल्स टू -1 है एंड N की वैल्यू क्या है 3 है, L की वैल्यू है 0। L की वैल्यू 0 मतलब कि ये कौन सा सब सेल है, S सब सेल। तो S सब सेल के अंदर अब ये जो है 3, N भी तो है, तो 3s सब सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, हमें ये बताना है, क्वेश्चन भी ये कह रहा है। ओके, सो सबसे पहले कन्फिगरेशन लिखी, क्रोमियम 36 इज इक्वल्स टू 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 एंड 4p6, ये आ गई इसकी कन्फिगरेशन। ओके, वो अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग है। अब 3s के लिए हमें बनाना है सब सेल, तो 3s के लिए ये सब सेल बनाया, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, सो m इज इक्वल्स टू 0। सो इलेक्ट्रॉन्स कितने आए, 0 इलेक्ट्रॉन्स हैव n इज इक्वल्स टू 3, L इज इक्वल्स टू 0 एंड m इज इक्वल्स टू -1। ये m इज इक्वल्स टू -1 है, अब यहाँ पर क्या है m इज इक्वल्स टू 0, तो m इज इक्वल्स टू 0 के लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, पर m जब -1 है तो उसके लिए तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसलिए इसको हमने आंसर क्या दिया, 0 इलेक्ट्रॉन से। ओके, अब इसी टाइप पे बेस्ड एक ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, खुद से ट्राई करके देखना ज़रूर। ओके,
सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी को देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग ग्राफ। सो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था श्रोडिंगर इक्वेशन का। श्रोडिंगर इक्वेशन में हमारे पास इक्वेशन क्या थी, एच कैप साई इज इक्वल्स टू ई साई। एच कैप क्या है इसमें हमारा, हैमिल्टेनियन ऑपरेटर, और साई क्या है, वेव फंक्शन, ई क्या है, एनर्जी, और ये वाला साई ये भी वेव फंक्शन, यही था। और प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करते थे, साई मैग्नीट्यूड स्क्वायर, साई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी इसी से डिसाइड होती है, इसी से हम कैलकुलेट करते हैं। सो अब प्रोबेबिलिटी देखते हैं। हमारे पास जैसे ऑर्बिटल है 1s, तो 1s ऑर्बिटल के लिए ग्राफ कैसा बनेगा, तो 1s है तो सबसे पहले इस तरीके से हमने एक्सिस ड्रॉ करी, ये हो गई रेडियस फ्रॉम न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है हमारा उससे डिस्टेंस कितना है वो, एंड ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी, साई मैग्नीट्यूड स्क्वायर, यही हो गया। ओके, सो ग्राफ इसमें कहता है कि जब डिस्टेंस हमारा न्यूक्लियस से बहुत कम है, जब लगभग ज़ीरो के पास है, तब हमारी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हाई होती है। जब डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस से बहुत कम है, ओके, तो उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट होती है। फिर जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी जो है वो घटेगी। ओके, ये कैसे बन रहा है, अब देखो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी जो है वो घट गई। सो पहले प्रोबेबिलिटी यहाँ पर थी, हाईएस्ट थी, फिर जैसे थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हुई, फिर थोड़ा और डिस्टेंस बढ़ा तो प्रोबेबिलिटी और कम हो गई, फिर ऐसे करते करते जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी जो है और कम होती गई। तो यही ग्राफ जो है 1s का ग्राफ रिप्रेजेंट करता है। ओके, अगर 2s के लिए है, सो 2s के लिए ग्राफ किस तरीके से बनेगा, अभी देखो ये हमने एक्सिस ड्रॉ कर ली। सो 2s के लिए भी क्या होगा, सेम ऐसे ही होगा। जितना पास में पहले डिस्टेंस होगा हमारा न्यूक्लियस के पास, जितना कम रेडियस होगा हमारा न्यूक्लियस से, उतनी ही प्रोबेबिलिटी जो है वो हाईएस्ट होगी, मैक्सिमम होगी उतनी। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा न्यूक्लियस से तो प्रोबेबिलिटी जो है वो घटेगी, एंड घटते घटते एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब वो प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। ओके, जब प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाए तो इस पॉइंट को बोलते हैं नोड, NODE, इस पॉइंट को बोलते हैं नोड। ओके, नोड किसे कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाए उसी पॉइंट को बोलते हैं नोड। और एक होता है एंटी नोड। एंटी नोड क्या होता है, जैसे अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो गई, अब इसके आगे 2s के लिए देख रहे हैं ना, तो इसके आगे अब प्रोबेबिलिटी जो है धीरे धीरे इंक्रीज़ होगी। ओके, फिर एक पीक वैल्यू पे जाएगी, अपने पीक वैल्यू पे जाने के बाद वहाँ से फिर दोबारा डिक्रीज़ होगी। सो अब ये जो पीक वैल्यू है इसको बोलते हैं एंटी नोड, इसे बोलते हैं एंटी नोड। ओके, एंटी नोड मतलब वो पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो,
उसी को बोलते हैं एंटी नोड। और नोड जहाँ पर प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए उसको बोलते हैं नोड, और जहाँ मैक्सिमम हो उसे बोलेंगे एंटी नोड। ये 1s के लिए ग्राफ था, ये 2s के लिए हो गया। इसी तरीके से 3s के लिए, अब 3s के लिए देखो, इसमें ये एक्सिस हो गई साई स्क्वायर, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी, एंड ये रेडियस फ्रॉम न्यूक्लियस, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। ओके, पहले जब न्यूक्लियस के पास है तो इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जो है हाईएस्ट है। फिर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा तब प्रोबेबिलिटी कम होती गई, एंड कम होते होते एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पर प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो गई। ओके, उसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी जो है इंक्रीज़ हुई, धीरे धीरे इंक्रीज़ होते होते मैक्सिमम पॉइंट पे गई, फिर वहाँ से डिक्रीज़ हुई, फिर दोबारा एक और पॉइंट आया जहाँ पर प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो, फिर दोबारा थोड़ी इंक्रीज़ हुई, फिर पीक वैल्यू पे आने के बाद डिक्रीज़। ओके, एंड ये जो पॉइंट है जो एक्सिस पे जो टच हो रहे हैं, इन पॉइंट को क्या बोलते हैं? नोड। इन पॉइंट को क्या बोलते हैं? नोड। एंड ये वाले पॉइंट है पीक पर जो है, इनको क्या बोलते हैं? एंटी नोड। इन्हें क्या बोलते हैं? एंटी नोड। ओके, तो इस तरीके से हमने ग्राफ देखा। अब देखो इसकी डेफिनेशन, नोड की डेफिनेशन क्या होती है? द पॉइंट्स वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज ज़ीरो इज कॉल्ड नोड। वो पॉइंट जहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जीरो हो जाए उसको बोलते हैं नोड। एंड नंबर ऑफ नोड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n-1। अब इसमें जो n है वो सेल है या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, सिंपल सा फॉर्मूला है n-1। ओके, अगर हम फर्स्ट सेल के लिए निकाल रहे हैं तो n की वैल्यू क्या होगी? 1, तो 1-1 करेंगे कितना आएगा? 0। तो नंबर ऑफ नोड्स कितने आए? 1s के लिए 0, नंबर ऑफ नोड जो है कितना है? 0। 1s के लिए ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट था। अब सेकंड के लिए इसी तरीके से अगर n की वैल्यू जो है हम 2 रख दें, जब n की वैल्यू हमने 2 रखी तो क्या आएगा? 2-1, तो कितना आया? 1, यानी कि उसमें एक नोड जो है वो प्रेजेंट होगा। एंड इसी तरीके से n की वैल्यू जब 3 रखी तो 3 के लिए तो 3-1 करें, कितना आया? 2, तो उसमें 2 जो है वो नोड प्रेजेंट होंगे। अब ग्राफ में देखो, जैसे 1s, इसके लिए नोड कितने हैं? 0। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो एक्सिस पर टच हो गया, तो इसके लिए नोड कितना है? 0। एंड इसके लिए 2s है, 2s के लिए कितने नोड आएंगे? 2-1, यानी 1, एक नोड आना चाहिए। तो इसमें एक नोड आया, एक बार पॉइंट जो है वो टच हुआ है एक्सिस से, तो नोड कितना हुआ? 1। इसी तरीके से 3s के लिए 3-1 करा, कितना आया? 2। तो 2 नोड है इसमें, एक नोड ये वाला हो गया और एक नोड ये वाला, इसी तरीके से 2 नोड हो गए। ओके, अब देखो एग्जांपल, जैसे 1s के लिए नंबर ऑफ नोड कितने आएंगे? n-1, यानी कि 0 आए। ऐसे ही 2s के लिए नंबर ऑफ नोड्स कितना है? 2-1, 1 आया। 3s के लिए 3-1, 2 नोड्स, ये भी हमने देखा था। अब देखो एंटी नोड क्या होता है? एंटी नोड ये बताया था जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की मैक्सिमम हो जाए, वो पॉइंट कहलाता है क्या? एंटी नोड। द पॉइंट वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, वो पॉइंट जहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो है फाइंड करने की मैक्सिमम हो जाए उसको बोलते हैं एंटी नोड। अब जैसे ये 4s के लिए डायग्राम, 4s के लिए नंबर ऑफ नोड्स कितने आएंगे? 4-1 कितना आया? 3 नोड्स आ गए। तो इस तरीके से
ये हमने 3 नोड बनाए, ओके। एक नोड ये हो गया, 2 एंड ये 3 नोड्स। एंड एंटी नोड कौन कौन से होंगे? एक ये वाला एंटी नोड हो गया, एक ये हो गया, और एक ये। सो नंबर ऑफ एंटी नोड और नंबर ऑफ नोड्स वो आपस में इक्वल होते हैं लगभग। अब जैसे 1 के लिए नोड कितने हैं? 0। एंटी नोड भी इसमें 0 है, एक भी एंटी नोड नहीं बन रहा। अब 2s के लिए एक नोड है तो एक एंटी नोड भी है, इस तरीके से बनाता है एक एंटी नोड। अब 3s में 2 नोड है तो 2 एंटी नोड भी बने थे। ऐसे ही 4s के लिए 3 नोड है तो 3 एंटी नोड भी बने, ओके। ये टॉपिक क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बाउंड्री सरफेस डायग्राम। अब जो बाउंड्री सरफेस है उनका डायग्राम कैसे बनाते हैं वो देखो। ये हमने ग्राफ देखा था अभी 1s के लिए, इसमें एक भी नोड नहीं होंगे और ना ही एंटी नोड होंगे। तो इसके लिए बाउंड्री सरफेस कैसे बनाएंगे 1s के लिए? तो ये हो गया सेल, फर्स्ट सेल, एंड सेंटर पे क्या है हमारा? न्यूक्लियस, ओके। एंड इनके बीच में एक भी गैप नहीं है, तो इनके बीच में जो है एक भी गैप नहीं है। इस तरीके से डॉट डॉट से ये पूरा जो है फिल है, यानी कि स्फेरिकल शेप में है, इस तरीके से पूरा का पूरा फिल है, ये बिल्कुल इसमें गैप नहीं है, यानी कि इसमें एक भी नोड नहीं है। सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत है, 0 कहीं नहीं है। अब सेकंड वाला जो है, सेकंड वाले के लिए ग्राफ ये था, तो इसमें एक नोड इसमें प्रेजेंट है, एक नोड है, मतलब कि इसमें एक खाली जगह भी आएगी। सो स्फेरिकल, अब इसका हमने बाउंड्री डायग्राम बनाया, देखो बाउंड्री सरफेस का डायग्राम, ये स्फेरिकल एंड बीच में हो गया क्या? न्यूक्लियस। फिर इनके आसपास प्रोबेबिलिटी जो है ज़्यादा होगी, देन बीच में, फिर इनके बीच में एक ही स्पेस है, गैप दिख रहा है, ये वाला गैप। अब ये जो गैप है ये किस लिए आया है? ये नोड की वजह से आया है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है वो बिल्कुल 0 है। उसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी 0 होने के बाद इंक्रीज़ हुई, फिर इसी तरीके से यहाँ पर ये इंक्रीज़ हो गई, ओके। अब थर्ड 3s के लिए ये था इसका ग्राफ, इसमें नंबर ऑफ़ नोड कितना आए थे? 2, एक ये वाला और एक ये वाला। तो 2 नंबर ऑफ़ नोड आए तो उसमें 2 स्पेस होंगे, ये हो गया हमारा स्फेयर, ये न्यूक्लियस, इसके आसपास ये इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी जो 0 नहीं होती। फिर उसके बाद ये जो है क्या हो गया? नोड। फिर इलेक्ट्रॉन्स की जो है प्रोबेबिलिटी वो इंक्रीज़ हुई है, इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ हुई है यहाँ पर। फिर अगेन 0 हो गई, उसके बाद फिर इंक्रीज़ हो गई। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग इस तरीके से हम ये ड्रॉ कर सकते हैं इजीली, ओके। अब 4s के लिए देखते हैं। अभी देखो 4s में कितने नंबर ऑफ़ नोड हैं? 3 हैं। नंबर ऑफ़ नोड कितने हैं? 3। तो 3 गैप्स आएंगे इसमें, तो सिंपल इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। सेंटर पे क्या हो गया? न्यूक्लियस, फिर इलेक्ट्रॉन्स, एंड देन 0 प्रोबेबिलिटी, फिर इंक्रीज हुई प्रोबेबिलिटी, फिर 0 हो गई। ये नोड 1, ये हो गया नोड 2, एंड ये हो गया नोड 3, एंड बाकी सब जो है वो स्पेस नहीं है उनमें बिल्कुल भी, ओके। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा, एंड ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है सील्डिंग इफ़ेक्ट, या फिर जिसको हम स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट भी कहते हैं। तो अब इस टॉपिक को देखते हैं। अब देखो हमारे पास एक एटम है मान लो, ठीक है। अब एटम के अंदर न्यूक्लियस होगा एंड उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी रिवॉल्व कर रहे होंगे, है ना। सो ये है हमारे पास न्यूक्लियस, तो इसके अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो
और एक इलेक्ट्रॉन जो है ऐसा भी होगा जो आउटर मोस्ट होगा, जो जिसका डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होगा। मान लो जैसे ये हमारे पास ये एटम है, ठीक है, एंड ये हो गया सेंटर में इसका न्यूक्लियस। अब इसके आसपास ये मान लो ये हो गए इलेक्ट्रॉन्स, ओके, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सो एक इलेक्ट्रॉन ऐसा भी होगा जिसका डिस्टेंस जो है काफ़ी दूर है। मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, तो इसका डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस से काफ़ी ज़्यादा दूर है, एंड इनके बीच में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिसे कहते हैं, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है इसके और न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उनको बोलते हैं इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन्स। उन्हें क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन जिसका डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है न्यूक्लियस से, उसको बोलते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट आखिर कहते किसे हैं? तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा इसके ऊपर भी। ये है पॉजिटिव चार्ज और इस वाले इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज है? नेगेटिव है। एंड इसके बीच में जो इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन्स है ये वाले, इनके ऊपर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है इंटरमीडिएट वाले, ये तो अट्रैक्ट हो रहे हैं, एंड ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये वाला इलेक्ट्रॉन भी अट्रैक्ट होगा। पर इनके बीच में न्यूक्लियस और इस वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट है, तो इसका चार्ज कैसा है? नेगेटिव, इन वाले इलेक्ट्रॉन्स का, एंड इन वाले इलेक्ट्रॉन्स का भी चार्ज कैसा है? नेगेटिव। तो जब सेम चार्ज होते हैं तो वो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगाते, वो लगाते हैं फोर्स ऑफ रिपल्सन, यानी कि वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इसका भी चार्ज कैसा है? नेगेटिव, और इसका भी चार्ज है नेगेटिव। ये जो इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन्स है वो तो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो जाएंगे इजीली, बट आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स है इंटरमीडिएट वो इसको रिपेल कर देंगे। सो ये जो इफेक्ट पड़ता है इसी इफेक्ट को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या होता है शील्डिंग इफेक्ट? जब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो रिपेल हो जाए इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो उसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। अब देखते हैं, द इलेक्ट्रॉन विद मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। मतलब वो इलेक्ट्रॉन जिसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा दूर हो, जो न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर हो, उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ओके। इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनको बोलते हैं इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन्स, ओके। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट है एटम के अंदर, वो क्या करते हैं? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। सो अब इनके बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, एक्सपीरियंस होगा इनको। पर ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो, उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्सन फ्रॉम इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये जो इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन्स है ये इस इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। इसी को क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट, सिंपल सा, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है?
जिसे जेड इफेक्टिव भी कहते हैं, जेड इफेक्टिव। ओके, द न्यूक्लियर चार्ज विद नेट इफेक्ट ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू सील्डिंग इफेक्ट इज कॉल्ड जेड इफेक्ट। मतलब जो न्यूक्लियर चार्ज होता है नेट इफेक्ट के साथ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, तो जैसे ये हमारे पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऊपर जो न्यूक्लियर चार्ज आएगा, जो इसका नेट इफेक्ट होगा सील्डिंग इफेक्ट की वजह से, उसी को बोलते हैं जेड इफेक्टिव। ओके, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर जब नेट इफेक्ट जो है वो सील्डिंग इफेक्ट के ज़रिए, मतलब सील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो इस पर नेट इफेक्ट पड़ेगा, उसी को ही बोलते हैं जेड इफेक्टिव। सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। अब देखते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स की शेप किस तरीके से होती है। सो एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार्बन 6, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 6, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हैं कैसे, 1s2 2s2 2p6, यही आएगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सो इसके अगर हम ऑर्बिटल्स बनाए, किस तरीके से बनेंगे, पहले 1s के लिए ऑर्बिटल बना दिया, देन 2s के लिए ऑर्बिटल, फिर 2p के लिए ऑर्बिटल, s के लिए एक ही वो है, एंड p के लिए 3 ऑर्बिटल है, ठीक है। इनमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करा हमने, s में 1s में कितने हैं 2 है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एंड 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। एंड इलेक्ट्रॉन्स का फिल करने का तरीका पता है कैसा है, हमने देखा था पहले। सबसे पहले जो भी हमारे पास ऑर्बिटल है, उसके अंदर पहले 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, देन पेयरिंग करेंगे। पहले 1 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, फिर पेयरिंग करना है। ये s के लिए होगा। अब मान लो हमारे पास ये है p, तो p के लिए कैसे करेंगे, सबसे पहले ये 1 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हमने फिल करे, 1 इलेक्ट्रॉन फिल करना है पहले, उसके बाद स्टार्ट करनी है पेयरिंग, ठीक है। इसी तरीके से इसमें हमने फिल करा, पहले 1s में, फिर 2s में, एंड देन 2p में। अब 2p में 1 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, इसमें पेयरिंग नहीं हो पाई, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है। तो 2 से अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते तब हम आगे फिर पेयरिंग कर सकते थे। अगर 1 इलेक्ट्रॉन और होता, उसके बाद फिर एक और इलेक्ट्रॉन होता, तब स्टार्ट करते पेयरिंग इस तरीके से। ओके, नाउ अब इसके ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं। s ऑर्बिटल किस टाइप के होते हैं, स्फेरिकल टाइप। जब भी हम s सबसेल, जो भी s सबसेल है, उसका अगर हमें शेप ड्रॉ करनी है तो वो स्फेरिकल होती है, ठीक है। एंड p सबसेल के लिए वो डिपेंड करता है एक्सिस पे। सो ऑर्बिटल ऑफ p सबसेल वो किस टाइप के होंगे, अगर x एक्सिस है, जैसे ये है 3 ऑर्बिटल्स होते हैं इसमें। सो फर्स्ट वाला जो बॉक्स है ये किसके लिए हो गया, x, सेकंड y के लिए, एंड थर्ड z के लिए। ओके, एंड इसी तरीके से होता है d सबसेल। d सबसेल में 5 होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, फर्स्ट वाला कौन सा है, x, सेकंड वाला y, थर्ड वाला z, एंड फोर्थ वाला कौन सा होगा, डी सबसेल के लिए देखो, फर्स्ट वाला जो है ये होता है एक्स वाई, एंड सेकंड जो है ये होता है वाई जेड, एंड थर्ड वाला होता है जेड एक्स, एंड ये जो फोर्थ है ये वाला होता है एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। ओके, एंड ये लास्ट वाला होता है जेड स्क्वायर, ठीक है। ये होते हैं डी के लिए, ये भी हम आगे देखेंगे और अच्छे से। पहले पी के लिए देखते हैं, पी सबसेल, इसके ऑर्बिटल किस तरीके से बनाते हैं हम। सो ऑर्बिटल ऑफ पी सबसेल अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ओके, एक्स एक्सिस के अलोंग इस तरीके से हमें ड्रॉ करना होता है पी सबसेल को, एंड वाई के लिए इस तरीके से, एंड जी एक्सिस में इस तरीके से इंक्लाइंड वे करते हैं ड्रॉ, ठीक है। ये हो गया
एक्स के लिए एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, एंड ये हो गया जी एक्सिस, ठीक है। सो ऑर्बिटल ऑफ पी सबसेल अलोंग एक्स एक्सिस इस तरीके से आ गया है लीनियरली, एंड देन पी वाई ऑर्बिटल ऑफ पी सबसेल अलोंग वाई एक्सिस, तो ये वर्टिकली आ जाता है। एंड देन पी जेड क्या है, ऑर्बिटल ऑफ पी सबसेल अलोंग जेड एक्सिस, सो ये इंक्लाइन इस तरीके से आता है, ओके। अब देखो आगे, हाँ अब आता है डी सबसेल। सो डी सबसेल इसके ड्रॉ करते हैं, किस तरीके से करते हैं ड्रॉ। एग्जाम्पल में जैसे ये है Zn30 जिंक, एंड इसका एटॉमिक नंबर है 30, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किस तरीके से आएगी, 1s2 2s2 2p6, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10, बचे कितने 20, फिर 3s2 3p6 एंड 4s2, अब ये हो गए 10, फिर बाकी के बचे 3d 10, इस तरीके से पूरे हो गए 30। अब डी के लिए हमें बना रहे हैं, तो डी के लिए किस तरीके से बनाएंगे, तो पहले हमने ये ऑर्बिटल बनाया इसका डी, सो 3d10, सो 10 इलेक्ट्रॉन्स को हमें फिल करना है। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें, फिर इसमें एंड देन इसमें, इलेक्ट्रॉन्स में किस तरीके से फिल होंगे। अब ये देखो हमारे पास ये है डी सबसेल 1 2 3 4 एंड 5, ओके। सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन, ओके। उसके बाद फिर स्टार्ट करनी है पेयरिंग करते करते ये हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरीके से हमने ये बना लिए। एंड ये जो फर्स्ट वाला है, ये जो फर्स्ट वाला ऑर्बिट है, इसके लिए डी एक्स वाई, ये होता है डी एक्स वाई, एंड ये होता है डी वाई जेड, एंड ये होता है थर्ड जेड एक्स, एंड फोर्थ होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एंड ये होता है लास्ट वाला जेड स्क्वायर, ओके। अब इसकी एक्सिस देखो, ये है जेड एक्सिस, एंड ये है एक्स एक्सिस, एंड ये हो गई वाई एक्सिस। एक्सिस का इसमें ध्यान रखना, ठीक है, इस तरीके से क्रॉस करना है, ओके। ये जेड, ये है वाई, एंड ये है एक्स। सो डी सबसेल के अंदर एक्सिस इस तरीके से लेते हैं, ओके। सो अब देखते हैं इसके लिए किस तरीके से बनाते हैं डी एक्स वाई के लिए। सो ये देखो, अब उससे पहले देखो ये जो डायरेक्शंस है एक्स वाई और जेड, इनको बोलते हैं लोब्स, ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, लोब्स। सो इन्हीं के बेस पर ये डिसाइड होता है कि किस तरीके से इसका डायग्राम बनना है, ओके। तो अब देखते हैं डी एक्स वाई। सो डी एक्स वाई का डायग्राम किस तरीके से बनेगा, तो ये देखो डी एक्स वाई, सबसे पहले ये हो गई हमारी एक्सिस, ठीक है। अब क्या कह रहा है, डी एक्स और वाई, एक्स और वाई ये है ना, तो एक लोब जो है वो एक्स पर बनेगा इस तरीके से, इधर का भी एक्स ही है, और एक जो है वो वाई पे है, तो एक इस तरीके से वाई का बना दो, ठीक है। तो ये हमारा बन गया डी एक्स वाई का, ओके। पहले एक्स और वाई के लिए है ना, तो पहले जो हमने एक्स पे बनाया, एक्स एक्सिस की जो लाइन है पहले इस पे ड्रॉ कर दिया हमने, एंड देन वाई के ऊपर, ओके। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी है। अब दूसरा देखते हैं डी वाई जेड, डी वाई जेड के लिए कैसे बनेगा। सो ये हो गई हमारी एक्सिस, ओके। तो वाई और जेड है ना, तो वाई और जेड है, देखो डी वाई जेड है, तो सबसे पहले हमने ये हमारी एक्सिस हो गई, ये है एक्स, ये है वाई, एंड ये है जेड। देखो इस तरीके से, ये कौन सी है, जेड, ओके। एंड इस तरीके से फिर एक ये क्रॉस, ये हमने क्रॉस बनाया, ये कौन सी हो गई, एक्स, और ये है वाई, ठीक है। तो इसमें क्या है, वाई जेड, तो सबसे पहले इस तरीके से वाई पर बना दो,
ओके, ऐसे वाई पे बनाया पहले, फिर क्या है जेड, तो जेड हमारा ये है, तो इसी के अलोंग इस तरीके से करके ये भी बना दो ऐसे, ओके, इस तरीके से ही कर लिया। अब ये यहाँ पर एक्स, हमने एक्स लाइन पे है, तो इसे हटाने के लिए सिंपली ये वाली जो लाइन है इसको रिमूव कर दो, यानी कि इसे हम शो कर रहे हैं कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है वो x से रिमूव है, यानी इसमें x इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। ये है y, ये है x और ये है z, हमने z के अलोंग इस तरीके से बनाया है एंड इसमें x इन्वॉल्व नहीं है, ओके। अब इसी तरीके से y डी जेड एक्स के लिए देखते हैं, तो जेड एक्स है, ओके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें z के अलोंग ड्रॉ करते हैं, ये हो गई हमारी एक्सिस, देखो ये हो गई z एक्सिस एंड ये इस तरीके से ये x है, ये y है एंड ये z है, ओके। अब z एक्सिस के अलोंग तो इस तरीके से हमने z इसके अलोंग हमने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब ये z एक्सिस के लिए हो गया। अब सेकंड क्या है x, तो x के लिए मतलब हमें y वाली लाइन पे ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ऐसे ड्रॉ करेंगे y वाली लाइन पे हमने ड्रॉ करा, ओके। बट y को हम शो नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो y वाली ये जो लाइन है इसको रिमूव कर देंगे। देन रिमूव करने के बाद कुछ इस तरीके से होगा, यानी y इसमें इन्वॉल्व नहीं है। सो इस तरीके से कौन सा बन गया, डी जेड एक्स के लिए, ओके। अब इसको रब कर लेते हैं। नाउ अब देखो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब ये नेक्स्ट वाला ऑर्बिट जो है ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पर ये माइनस आएगा, ठीक है बच्चों, करेक्शन कर लेना है यहाँ पर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये वाला ऑर्बिट है। अब इसके लिए कैसे ड्रॉ होगा, तो इसमें वाई एक्स स्क्वायर भी नहीं है और वाई स्क्वायर भी नहीं है, तो सिंपली एक्स और वाई के अलोंग, सो पहले ये हमारी हो गई एक्सिस, ओके, ये एक्सिस हो गई। अब x और y ये है, तो पहले x के अलोंग ड्रॉ कर दो, ये हो गया x के अलोंग एंड देन y के अलोंग, सिंपली ऐसे ड्रॉ कर लिया। उसके बाद फिर ये जो एक्सिस है इनको रिमूव कर दो, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, सो सिंपली हमने इसका भी ड्रॉ कर लिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए, ओके। अब एक लास्ट वाली टर्म है डी जेड स्क्वायर, अब इसके लिए कैसा होगा, सो ये हो गई हमारी एक्सिस, ओके। अब जी स्क्वायर है, यानी कि जेड के डायरेक्शन में, इस तरीके से हमने जेड की डायरेक्शन में ड्रॉ कर लिया एंड जी स्क्वायर है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस वाले एक्सिस को माइनस, यानी कि इस वाले एक्सिस को रिमूव करना है, तो इस एक्सिस को रिमूव करा तो किस तरीके से आएगा ये ऐसे, एंड देन यहाँ पर एक रिंग टाइप में बना दो, जी स्क्वायर के लिए ये रिंग टाइप ऐसे, ओके। इसका मतलब ये है जो रोटेट करेगा अपनी एक्सिस पे ही, ये है इसका मतलब, ठीक है। सो इस तरीके से हमने ये सारे के सारे इसके ऑर्बिट्स ड्रॉ करें डी सबसेल के लिए। वैसे ये जो है थोड़ा टिपिकल होगा, अगर चाहो तो इस तरीके से भी एक शॉर्ट ट्रिक है,
उससे भी कर सकते हैं। अब वो बताता हूँ, देखो जैसे डी एक्स वाई के लिए निकाल लेते हैं हम। ओके, सो डी एक्स वाई के लिए सिंपली एक्सिस ड्रॉ कर लो पहले, सॉरी एक्सिस इस तरीके से ड्रॉ होगी। ये क्या है, एक्स, ये है वाई एंड ये है जेड। ईजी ट्रिक क्या है इसमें, सिंपल सी, एक्स और वाई है तो एक्स और वाई के बीच में ड्रॉ करो। सो ये क्या है, एक्स और ये है वाई, तो सिंपली इनके अलोंग इस तरीके से ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। या एक और रुको, एक और सिंपल तरीका बताता हूँ। इसमें सिर्फ इन्हीं दो एक्सिस लेंगे हम, एक्स और वाई। ओके, सिंपल मेथड हो जाएगा बिल्कुल। ये हो गई एक्स एक्सिस एंड ये हो गई वाई एक्सिस। एक्स और वाई के अलोंग सो ऐसे ड्रॉ कर लो, ये एक्स और वाई के अलोंग। ओके, इस तरीके से भी अगर हम ड्रॉ करेंगे तब भी इसके भी मार्क्स हमें मिल जाएंगे, इसके मार्क्स कोई नहीं करते। ये मेथड जो है, ये वाला जो हमने करा, ये थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, इस मेथड से करना ये ज़्यादा सिंपल पड़ेगा। अब ये एक्स वाई के लिए है, अब इसी तरीके से हम वाई जेड के लिए निकाल सकते हैं, डी वाई जेड के लिए। सो डी वाई जेड के लिए कैसे निकलेगा, वाई और जेड है ना, तो एक्सिस ड्रॉ कर लो सिंपल। इसको मान लो ये है जेड एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, तो वाई और जेड के अलोंग है, तो ऐसे सिंपल इजीली ड्रॉ हो जाएगा। ओके, ये वाई जेड के लिए हो गया। अब देखो, अगर हम डी एक्स और जेड के लिए ड्रॉ करें तो ये भी कर सकते हैं। पहले एक्सिस ड्रॉ करो, ये एक्स एक्सिस, ये जी एक्सिस। सो इनके बीच में भी किस तरीके से ड्रॉ होगा, ऐसे ही। ये सिंपल वे में हमने इसको ड्रॉ कर लिया ऐसे ही। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा आता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही है। सो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसके लिए नाउ देखो, पहले इसको इसके एक्स स्क्वायर बनाते हैं, इसको रिमूव करते हैं पहले तो। अब देखो, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना, तो पहले एक्सिस बना लेते हैं। ये हो गई एक्स एक्सिस एंड ये हो गई क्या, वाई एक्सिस। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसके लिए कुछ नहीं करना, सिंपल बस ये एक्स स्क्वायर है, इसी के एक्सिस के ऊपर बना दो। ठीक है, इस तरीके से इसकी एक्सिस के ऊपर ही बना दो। ये हो गया वाई स्क्वायर के लिए। बस इस तरीके से ये डायग्राम हो गया हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए, सिंपल वे में। ठीक है, अब देखते हैं डी जेड स्क्वायर के लिए। अब किसके लिए, डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर के लिए पहले क्या करना है, सिंपल बस वही एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। एक्सिस चलो क्यों वाले लेते हैं, क्रॉस वाला। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस एंड ये है जेड एक्सिस। अब जेड स्क्वायर है ना, तो मतलब कि दो जेड होंगे, तो एक तो ये इस तरीके से जेड एक्सिस के अलोंग होगा, है ना, एक ये जेड एक्सिस के अलोंग हो गया, और एक और ऐसे ही होगा इसी तरीके से, जो रोटेट करेगा। एक तो फिक्स रहेगा एक जगह पे जेड एक्सिस में ही। ओके, वो एक ही डायरेक्शन में रोटेट करेगा ये जेड एक्सिस की,
पर जो ये दूसरा वाला है ये रोटेट करेगा एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग, यानी कि इस तरीके से रोटेट करेगा ऐसे, तो एक रिंग टाइप बनाएगा ये, है ना। तो इसको शो करने के लिए हम सिंपली इस तरीके से एक रिंग ड्रॉ कर दो बस, ओके। इस तरीके से एक रिंग को ड्रॉ कर दो एंड ये रिप्रेजेंटेशन हो गई हमारी डी जेड स्क्वायर की, ठीक है। आई होप कि आपको ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छे से समझ आया होगा जो सेकंड वाला मैंने कराया, एंड ये थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, तो आपके ऊपर वो चॉइस है, अब ये करो या ये करो। मार्क्स जो है मिल जाएंगे इनके लिए भी उसके लिए भी चाहे, ओके। अब एक क्वेश्चन है वो देखते हैं, पहले इसे रिमूव करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है ड्रॉ द शेप ऑफ पी वाई एंड डी एक्स जेड। सो शेप ड्रॉ करनी है इसमें हमें पी वाई के लिए एंड डी एक्स जेड के लिए। सो पी वाई के लिए शेप हमें पता है, पी एक्स के लिए ये वाली शेप होती है एंड पी वाई के लिए ये होती है, एंड पी जेड के लिए इस तरीके से इंक्लाइंड होती है। तो पी वाई के लिए ये वाली शेप ड्रॉ कर दो, आ गई। पी वाई के लिए शेप ड्रॉ कर ली हमने, और डी एक्स जेड के लिए भी हमने ड्रॉ करी थी। तो सिंपली हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, डी एक्स जेड। क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सिस को ड्रॉ कर लो, ये हो गई हमारी जेड एक्सिस, एंड एक ये हो गई और एक ये हो गई, ओके। ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, एंड ये है वाई एक्सिस। सो डी एक्स जेड, एक्स और जेड के अलोंग, है ना। तो एक्स और जेड के बीच में, तो सिंपल हमें एक्स और जेड एक्सिस के बीच में बनाना है, यानी कि ये हो गया जेड और ये हो गया एक्स। तो इन दोनों के बीच में कैसे बनेगा, ये इस तरीके से, ये ऐसे ड्रॉ कर दो, सिंपल ये हो गया, ओके। अब ये वाली एक्सिस जो है ये भी वाई है, ये वाली भी जेड है, एंड ये एक्स हो गई, ओके। सो एक्स जेड, तो एक्स जेड इन दोनों के बीच में, तो ऐसे ड्रॉ कर दो सिंपल, एक्स जेड, ओके। ये होगी ड्रॉ, इस तरीके से एक्स और जेड की हमने शेप ड्रॉ कर ली इजीली, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी कैसी होती है वो देखते हैं। हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज मोर स्टेबल। मतलब जो फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे ये है हमारे पास एस ऑर्बिटल, ये है पी ऑर्बिटल, एंड ये है डी ऑर्बिटल, ओके। एस ऑर्बिटल में एक ही ऑर्बिट है, इसमें 3 एंड डी में 5। अब फुल फील्ड ऑर्बिट्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है फुल हो, तो इनमें पेयरिंग हो रखी होगी, इसमें एस में फुल है, पी में भी फुल है, एंड डी में भी फुल है। और हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स कौन से होंगे, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है हाफ होंगे, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन्स होंगे सब में, इसमें पेयरिंग नहीं होगी। इनको क्या बोलते हैं, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो हमेशा ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ओके। एग्जाम्पल से देखते हैं, देखो एग्जाम्पल है हमारे पास नाइट्रोजन का और एक है फ्लोरीन का। सो नाइट्रोजन के केस में ये 7 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि इसकी कन्फिगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p3, एंड फ्लोरीन की 9, यानी कि 1s2 2s2 2p5, ओके। सो ऑर्बिटल्स इसके बनाते हैं एस ऑर्बिटल, 1s2 यानी कि 2 ऑर्बिटल्स इसमें आ गए, 2s2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, एंड 2p3 p ऑर्बिटल्स के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 1 1 1, इसमें पेयरिंग नहीं है। सो n के पास क्या है, हाफ फिल्ड p सबसेल है। अब ये जो p सबसेल है ये हाफ फिल है, सो इट इज़ स्टेबल इन नेचर, तो ये स्टेबल होगा नेचर में, ओके। इसका नेचर कैसा होगा, स्टेबल। अब ये वाला है फ्लोरीन, फ्लोरीन में क्या होगा,
एस के अंदर फुलफिल है 1s2 2s2 एंड 2p5 एंड p ऑर्बिटल जो है ये पूरी तरीके से फुलफिल नहीं है, तो ये हाफ फिल्ड है ना। सो F डज नॉट हैव हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, तो फ्लोरीन के पास जो है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स नहीं है। यानी कि अब ये देखो हाफ फील्ड इलेक्ट्रो इसमें ऑर्बिटल्स क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो है पेयरिंग तो हो गई पर पूरी तरीके से ये फील्ड नहीं है। ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है पर इसमें पेयरिंग हो रखी है, इसके कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा मतलब पेयरिंग हो रखी है, तो ये फुल फिल ज़्यादा कहलाएगा, तो ये जो है ज़्यादा स्टेबल होगा। सो नाइट्रोजन इज़ मोर स्टेबल देन फ्लोरीन। नाइट्रोजन ज़्यादा स्टेबल क्यों है फ्लोरीन से, क्योंकि इसके पास जो है पूरी तरीके से हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है मतलब। ओके, एंड फ्लोरीन के पास पी सबसेल के अंदर इसमें पूरी तरीके से ये फुल फील्ड नहीं है ना। सो इसके पास हाफ फील्ड भी नहीं है। हाफ फील्ड में कब होता है, जब इसके पास ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन जब नहीं होते तब इसको हम कहते हैं कि हाफ फील्ड है, पर इसके पास ये हाफ फील्ड नहीं है, इसके पास पेयरिंग हो रखी है, तो इसीलिए फ्लोरीन जो है वो कम स्टेबल है देन नाइट्रोजन की। ओके, आगे समझ में कॉन्सेप्ट। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है वाई नोबल गैसेस आर वेरी स्टेबल इन नेचर। अब देखो नोबल गैसेस कौन कौन सी होती है। नोबल गैसेस होती है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रोमियम एंड जीनन। ओके, ये होती है हमारे पास नोबल गैसेस। अब हीलियम के लिए होता है एटॉमिक नंबर 2, तो इसके लिए 1s2। नियॉन के लिए 10, सो 1s2 2s2 2p6। आर्गन के लिए 18, सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ओके, एंड क्रोमियम के लिए 36, यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 एंड 4p6। इसी तरीके से जीनन जिसके पास 54 एटॉमिक नंबर होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन 54 है, तो उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, उसके बाद 4p6 फिर 4d10, उसके बाद क्या आता है 5p6। ठीक है, इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करा। अब अगर हम सभी को देखें, अब एस ऑर्बिटल में एस सबसेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि ये जो है फुलफिल है। अब ये वाला एस में 2 है, फुलफिल है, एंड पी के अंदर भी 6 है, ये भी फुलफिल है। इसी तरीके से इसमें भी एस के पास 2 है, पी के पास 6 है, तो ये भी फुलफिल हो गया। अब क्रोमियम इसके पास फुलफिल है ये सारे, पी के पास भी 6 है, डी के पास भी 10 है, तो ये फुलफिल हो गया। ओके, एंड जीनन इसमें भी पी के पास 6 है, डी के पास 10 है एंड एस के पास 2 है, तो ये भी जो है फुलफिल हो गया। तो ऑल हैव फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स, सो दे आर स्टेबल इन नेचर। अब सभी के पास फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, तो उनका नेचर कैसा होगा, स्टेबल होगा, है ना। ओके, अब एक क्वेश्चन ये है क्रोमियम का, Cr। ओके, Cr24, ये है क्रोमियम Cr। सॉरी बच्चों, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, ये जो Kr है ना, ये क्रोमियम नहीं है, ये है क्रिप्टन, इसको बोलते हैं क्रिप्टन। ओके, Kr इसे बोलते हैं क्रिप्टन, एंड ये जो Cr है इसको बोलते हैं क्रोमियम। इसका एटॉमिक नंबर होता है 24। तो इसकी कन्फिगरेशन कैसे आएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। लास्ट में जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स है डी ऑर्बिटल के अंदर। ओके, सो s 4s2 इसके लिए ये फुलफिल है, पर डी ऑर्बिटल जो है इसमें ये कितने इलेक्ट्रॉन्स है 4, है ना।
ये 4 इलेक्ट्रॉन कैसे आया? ये एक स्पेशल केस है क्रोमियम का, क्योंकि इनिशियली इसके पास जो है 3d4 है, पर इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर 3 होते हैं d ऑर्बिटल में। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास कहाँ से आता है एक्स्ट्रा? यहाँ पर देखो, ये 1 इलेक्ट्रॉन यानी कि 4 इनिशियली जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, तो इसको फुलफिल करना पड़ेगा। फुलफिल करने के लिए क्या होता है इसमें, अब देखो 4s2 ये वाला जो सब सेल है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में शिफ्ट कर देता है। सो डी के पास जो है वो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। एंड एस के पास भी क्या है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो गया। तो इस तरीके से ये जो है ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। अब इस केस में क्या है, ये हाफ फिल्ड नहीं है, 3d4 जो है ये पूरी तरीके से हाफ फिल्ड नहीं है। जब तक कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल ना किया जाए तब तक ये हाफ फिल्ड नहीं कहलाएगा और ये स्टेबल नहीं होगा। सो ये जो है स्टेबल नहीं है ना। पर जब एस सबसेल अपना एक इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में शिफ्ट कर देता है तो उसके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स कितने आए, 1। ओके, अब जब ये एस सबसेल अपना एक इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में देगा तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है यानी कि इसके जो ऑर्बिटल्स है वो पूरी तरीके से हाफ फिल्ड हो जाएंगे। अब हाफ फिल्ड हो गए तो फिर ये जो है ज़्यादा स्टेबल होगा देन इसके कंपैरिजन में, यही तो होगा सीन। सो 4s1, अब ये वाला ऑर्बिटल जो है ये भी हाफ फिल्ड हो गया, तो ये भी स्टेबल है। तो इसकी नई कन्फिगरेशन कैसे होगी Cr की, क्रोमियम की, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d5। ओके, ये क्यों हुआ, ये पहले इनिशियली स्टेबल नहीं था पर बाद में ये स्टेबल हो गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों ऑर्बिटल जो है हाफ फिल्ड हो गए तो ज़्यादा स्टेबल हो गए पहले के कंपैरिजन में। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम एग्जिस्ट एज 4s1 3d5। क्यों इस तरीके से एग्जिस्ट करती है? बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम 4s to 3d, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s से ट्रांसफ़र हो जाता है 3d इस ऑर्बिटल के अंदर में। सो डेट Cr एक्वायर हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। तो इस क्रोमियम के पास अब जो है वो हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी आ जाती है, इसीलिए हम इसको प्रेफर करते हैं। ओके, अब एक और केस है कॉपर का, Cu कॉपर, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 29। अब इसके लिए कन्फिगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला 9 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, यानी कि इस ऑर्बिटल के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये पूरी तरीके से फुलफिल नहीं है, पर इसको हम फुलफिल कर सकते हैं, है ना। कैसे? अगर ये वाला 4s सबसेल अपना एक इलेक्ट्रॉन 3d सबसेल को दे दे तो उसके बाद क्या होगा, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना इसको ट्रांसफ़र करा तो इसके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो जाएगा एंड इसके पास फुल फिल्ड ऑर्बिटल। अब इस केस में क्या था, इसके पास फुल फिल्ड ऑर्बिटल तो है पर इसके पास फुल फिल्ड ऑर्बिटल नहीं है और ना ही इसके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। ना तो ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल हुआ ना ही ये फुल फील्ड ऑर्बिटल हुआ, तो ये इसकी स्टेबिलिटी जो है वो तो कम हो जाएगी, सो ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा। पर जब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन अपना शिफ्ट कर दे 3D के अंदर तब क्या होगा, ये हाफ फील्ड हो जाएगा एंड ये फुल फिल हो जाएगा। सो दोनों की स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि ये मोर स्टेबल है देन इससे। तो इसीलिए इसकी नई कन्फिगरेशन कैसे आएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। ओके, आगे समझ में सेम वही कॉन्सेप्ट है प्रीवियस की तरह, ये एक बस स्पेशल केसेस है कुछ, एक ये क्रोमियम का और एक ये कॉपर का। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कॉपर
एग्जिस्ट एज 4s1 3d10। कॉपर की जो कन्फिगरेशन है वो एग्जिस्ट करती है कैसे, 4s1 3d10 में। क्यों? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम 4s to 3d, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है 4s से 3d के अंदर, सो डैट कॉपर एक्वायर फुलफिल्ड स्टेबिलिटी, ताकि कॉपर के पास फुलफिल्ड स्टेबिलिटी आ जाए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने अपने चैप्टर कर लिया कंप्लीट। यहाँ पर इस चैप्टर को करते हैं एंड। ओके, आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो वीडियो लेक्चर अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना वीडियो को, ठीक है। सो अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे एंड आज के इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। एंड वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।